हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स में ओलिगोपोली मार्केट। ये मार्केट स्ट्रक्चर की लास्ट मार्केट है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पर बहुत कम सेलर होते हैं, पर वो जो फर्म है जो कम सेलर हैं वो मार्केट में बहुत लार्ज पोर्शन कवर कर लेते हैं। मतलब कि मार्केट के अंदर 50% से ज़्यादा हिस्सा उन्हीं का 50% से ज़्यादा शेयर में वही सेल कर रहे होते हैं। तो ये सेलर कम होते हैं पर लार्ज होते हैं, मतलब थोड़े हैं पर बहुत बड़ा हिस्सा कवर करके चलते हैं मार्केट का। और जो ये सेलर होते हैं ये होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेचते हैं और हेट्रोजीनियस भी। मतलब ओलिगोपोली मार्केट के अंदर मोनोपोली भी है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है। वहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट में हम होमोजीनियस गुड्स भी बेचते हैं और हेट्रोजीनियस गुड्स को भी सेल करते हैं। ओलिगोपोली मार्केट 4 तरह की होती है। एक होता है डिओपोली। डिओपोली क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ 2 फर्म होती है, मतलब 2 ही होती हैं पूरी मार्केट के अंदर, वही अपना सामान सेल कर रही होती है। पर ओलिगोपोली मार्केट में 2 से ज़्यादा फर्म्स होती हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। ओलिगोपोली मार्केट की 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जहाँ पर सारी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही होती हैं। होमोजीनियस लाइक सीमेंट है, स्टील है। अब इन सीमेंट स्टील की क्या होती है, बहुत कम फर्म्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेलर हैं जहाँ पर आपको सीमेंट और स्टील अलग अलग कंपनी बनाती होगी। एक लिमिटेड कंपनी है जिनकी फेमस है और जो अपना सामान सेल कर रही होती है। पर मोस्टली जो मार्केट है, मोस्टली मार्केट का शेयर उन्होंने कवर किया होता है। मार्केट का 50% ज़्यादा हिस्से में वही कंपनी का सामान बिक रहा होता है। तो इसमें एग्जांपल हो गया सीमेंट है, जैसे कि स्टील है। तो जो परफेक्ट मोनोपोली मार्केट ओलिगोपोली मार्केट होती है उसके अंदर जो फर्म है वो होमोजीनियस गुड्स को बेच रही है। सेकंड आता है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट। इसको इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट कह लो या फिर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जहाँ पर जो फर्म्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रही होती है। मतलब वो सेम होंगे आई मीन कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगी पर वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में लेके चलो, ऑटोमोबाइल्स है उसमें जितने भी फर्म्स हैं लिमिटेड हैं और वो अपना अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही हैं। तो ये होगी हमारी इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, जहाँ पर जो फर्म्स है वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही होती हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी है और साथ साथ वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। मतलब किसी में हमें कोई फीचर मिल रहा है, किसी में कोई फीचर मिल रहा है। परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट। थर्ड होती है कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट। कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जैसे अब एक मार्केट है, मार्केट के अंदर फर्म्स हैं। अब उस फर्म में अगर सबके सब जितने फर्म वाले हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर ले कि हम इस प्राइस पर बेचेंगे और इससे ऊपर नहीं बेचेंगे, इससे नीचे नहीं बेचेंगे, मतलब कि वो आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट बना ले, एक एग्रीमेंट कर ले प्राइस और आउटपुट को लेकर, ताकि आगे उनको कंपटीशन ना करना पड़े। तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट में वो आपस में कंपटीशन नहीं करते, वो एक बैठ के एग्रीमेंट बनाते हैं प्राइस और आउटपुट को लेकर और उसी पे वो अपना जो गुड्स है वो सेल करते हैं। कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं होता, वो एग्रीमेंट बनाते हैं बैठ के। फोर्थ टाइप है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर जो फर्म्स हैं वो अपना मार्केट शेयर्स को बढ़ाने के लिए आपस में कंपटीशन करती है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में तो क्या था कि वो कंपटीशन ना करके एग्रीमेंट बनाती है कि हम इस प्राइस पर बेचेंगे और जो जितने भी फर्म्स हैं वो सेम प्राइस पर बेच रही होती है, इससे कोई कंपटीशन नहीं होता। पर नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट में वो आपस में कंपटीशन करती हैं, किसी ने अपना प्राइस कम कर दिया, किसी ने ज़्यादा कर दिया, ताकि वो मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सके।
तो ये थी हमारी ओलिगोपोली की 4 टाइप्स: परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट, कोल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑटोमोबाइल्स। जैसे कि अब कार है, कार में लिमिटेड नंबर्स मिलेंगे, जैसे कि मारुति वाले बना रहे हैं उसको, होंडा वाले बना रहे हैं, फोर्ड कंपनी है, टाटा है। तो ये कुछ फर्म्स ही हैं जिन्होंने पूरी मार्केट को कवर किया हुआ है। तो ये ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आ गया, जहाँ पर कम फर्म्स हैं और बहुत बड़ा शेयर इन्होंने मार्केट का कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फर्स्ट फीचर है फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। फ्यू सेलर, वही बात है कि इसके सेलर बहुत कम है और बायर्स बहुत बड़े नंबर में है, मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं और सेलर कम है। सेकंड है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि जितने भी ये फर्म्स हैं ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर होंडा वाली अपना रेट कार का प्राइस को कम करती है तो फोर्ड वाली भी अपने कार को प्राइस को कम कर देगी, क्योंकि अगर फोर्ड वाली ने अपना मार्केट का जो कार का प्राइस कम नहीं किया तो वो अपने कस्टमर्स को खो देगी। तो इस वजह से जितने भी ये फर्म्स हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जो भी एक फर्म अपनी पॉलिसी में चेंज करेगी उसको देखते हुए दूसरी जो राइवल फर्म है जो उससे कम्पीट कर रही है उनको भी अपनी पॉलिसी में, प्राइस पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा मार्केट में रहने के लिए। थर्ड है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि अब देखो जितनी भी फर्म है वो आपस में कम्पीट कर रही है, अगर इसने प्राइस कम कर दिया तो ये वाली भी प्राइस कम कर देगी। इसकी वजह से जो फर्म्स हैं वो प्राइस में कंपटीशन नहीं करती, वो प्राइस रिजिडिटी को यूज़ करती हैं, मतलब कि वो प्राइस में कंपटीशन ना करके वो नॉन प्राइस कंपटीशन करती है। जैसे कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की ऐड करनी शुरू कर दी, उन्होंने एडवर्टाइजिंग करनी शुरू कर दी, ये उन्होंने कूपन बांटने शुरू कर दिए। ये सब उन्होंने सेल को बढ़ाने के लिए किया। नॉन प्राइस कंपटीशन में प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस वही फिक्स रहेगा जो पहले था, पर वो अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए अपने प्रोडक्ट की ऐड कर देंगे, कूपन देने शुरू कर देंगे, गिफ्ट देने शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा उनकी जो प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस में कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब प्राइस सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर उन्होंने प्राइस चेंज किया तो जो उनकी राइवल फर्म है जो कंपटीशन उनसे कर रही है वो भी चेंज कर देगी, जिस वजह से वो नॉन प्राइस कंपटीशन खेलते हैं, मतलब कि प्राइस में चेंज नहीं कर रहे पर वो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनकी सेल बढ़ जाए। नेक्स्ट है बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म। बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म का मतलब है कि यहाँ पर फर्म की एंट्री बैरियर है। बैरियर कहने का मतलब कि वैसे तो कोई भी फर्म एंटर कर सकती है इस मार्केट के अंदर, पर इस मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए हमें कैपिटल बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, मतलब ये जो है इन बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकता कोई जल्दी सी। अब किसी के पास अच्छे मात्रा में कैपिटल नहीं होगी, कोई पेटेंट नहीं करवा पाएगा, कोई पेटेंट नहीं करवा पाएगा। तो इन सभी बैरियर की वजह से ये इतनी रिक्वायरमेंट हो जाती है जिस वजह से कोई फर्म जल्दी से एंटर नहीं कर पाती। पर ऐसी कोई मनाही नहीं है कि कोई फर्म एंटर नहीं कर सकती, वो अगर उनके पास ये सभी सोर्सेज होंगे तो वो एंटर कर सकती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब देखो हमने बात की थी कि वो जो कंपनी है, वो जो फर्म है, वो अपनी कूपन दे रही है, गिफ्ट बांट रही है, अगर वो इन सबको करेगी तो उनकी सेलिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो प्राइस तो उसका फिक्स ही है और हम उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि हमारी सेल बढ़ जाए, जिससे क्या होगा कि हमारी सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जहाँ हमें वो चीज़ 1 लाख की पड़ रही थी बनाने में, अब हम उसकी ऐड करेंगे, साथ में हम कूपन बांटने शुरू कर देंगे, तो वही जो प्रोडक्ट है वो हमें 1,05,000 का हमारे पड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी सेलिंग कॉस्ट क्या है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितना भी हम
अपनी फैसिलिटी को बढ़ाएंगे उतना ही वो सेलिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का नेचर का है कैसा है उस बात पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट भी सेल होता है और हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस में जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, जहाँ पर कम फर्म है और सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं। और हेट्रोजीनियस में जैसे कि अब ये है कार है, अलग अलग फर्म है, सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, सारे सब्स्टिट्यूट भी हैं एक दूसरे के, पर सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। नेक्स्ट है इनडेटरमिनेंट डिमांड कर्व। इनडेटरमिनेंट डिमांड कर्व का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम डिमांड कर्व को एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो मतलब मोर देन यूनिटी है या फिर लेस देन यूनिटी है, एग्जैक्ट वो परफेक्टली इलास्टिक है या फिर वो इम्परफेक्ट इलास्टिक है, मतलब वो है क्या, हम यहाँ पर डिमांड कर्व को एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। इस वजह से इनडेटरमिनेंट है डिमांड कर्व। अब जैसे एक फर्म ने अगर अपने प्राइस में चेंज कर दिया तो दूसरी फर्म भी प्राइस में चेंज कर देगी, एक ने कम कर दिया तो दूसरी भी कम कर देगी। इससे जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट तो होगा, पर एग्जैक्ट कितना शिफ्ट हो रहा है इस बात का हम नहीं बता सकते। तो ये था हमारे इनडेटरमिनेंट डिमांड कर्व कि डिमांड कर्व को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कितना शिफ्ट हो रहा है, एग्जैक्ट वो है कितना। तो ये था हमारा ओलिगोपोली मार्केट।